Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palecha here. Today we are going to start with our new topic that is called as a frog. और ये जो हमारा फ्रॉग का जो टॉपिक है, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी को लेकर रिलेट कर रहे हैं हम लोग. दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ठीक है, यही वाले चैप्टर में मैंने पहले भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि हम लोग फ्रॉग को डिटेल स्टडी करेंगे, अर्थवर्म को डिटेल स्टडी करेंगे एंड देन कॉकरोच को डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा, लेक्चर रहेगा, वो कंप्लीट फ्रॉग के ऊपर रहेगा. तो चलो बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉग को लेके. ठीक है, तो फ्रॉग का जो पूरा नाम होता है, साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें, सो इट इज़ राना टाइग्रीना. ये तो आपको पता होना ही चाहिए. ओके, राना टाइग्रीना नाम होता है. ठीक है, इसको है ना इंडियन वेराइटी के नाम से पहचाना जाता है. सो दिस इज़ वेरी कॉमनली कॉल्ड एज अ इंडियन वेराइटी फ्रॉग. ठीक है, और सबको तो पता ही होगा कि ये लोग एम्फीबियंस होते हैं, है ना. क्या पता होगा कि ये लोग एम्फीबियंस होते हैं. ठीक है, दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. ओके, डिपेंडेंट ऑन वाटर यू कैन से फॉर रिप्रोडक्शन. ये आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी पता होगा, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस मैनी थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एनिमल किंगडम ऑल्सो. ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम. तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूँ फ्रॉग का. बेसिकली मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो चलो इसको एनालाइज करते हैं. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं. ठीक है, ये ऐसी उसकी बॉडी रहेगी एंड दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज अ हेड रीजन. तो अभी सारी चीज़ें मैं लेबल कर दूंगा. थोड़ा सा फनी लग रहा होगा आप लोगों को भी, तो देखते हैं. ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग बनाएंगे लेग पोर्शन. थोड़ा सा ऐसे कर देते. फाइन, तो ये होने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं फर्स्ट फिंगर के बीच में कुछ पार्टीशन बना रहा हूँ वेब लाइक, जिसको मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, सो टेंशन मत लेना. हियर वी विल बी मेकिंग एन आई. ओके, कुछ ऐसा फ्रॉक बनाएंगे. थोड़ा सा नॉटी लग रहा है लेकिन ट्राई करते हैं इसको समझने के लिए. ठीक है, सो लेट्स label this part. This complete structure will be called as a head. ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा इसका, हम लोग इसको बोलेंगे ट्रंक. तो इनका जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ द हेड एंड द ट्रंक रीजन. दिस लेयर विल बी कॉल्ड एज द टिम्पैनम. ओके, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं. सो टिम्पैनम. और अभी यहाँ पे तो आइज़ है ही, तो इसको भी लेबल कर देते हैं. ओके, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो नॉस्ट्रिल दिख रहा है. सो दीज आर नॉस्ट्रिल्स. नाउ जो दूसरी बात आती है यहाँ पे, वो है हाइंड लिम एंड फोर लिम को लेके ना. तो दिस इज़ अ फोर लिम. ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर लिम्स. एंड फोर लिम्स की बात क्या होती है, तो इनके पास 4 डिजिट्स होते हैं. मैंने एनिमल किंगडम में भी इसके बारे में बात की थी, तो 4 फिंगर्स बोल सकते हो 4 डिजिट के नाम से. ठीक है, और जो आप लोग यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये जो बिटवीन द फर्स्ट 2 डिजिट्स में होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉप्युलेटरी पैड. क्या कहते हैं, कॉप्युलेटरी पैड के नाम से इसको पहचाना जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, कॉप्युलेटरी पैड. और ये जो है ना, ये मेल्स में पाया जाता है. सो मेल्स का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है इसको लेके. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वो फीमेल्स को होल्ड करके रखने के लिए मदद करता है कॉप्युलेटरी पैड्स. ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ पे क्लोएका. अब ये क्लोएका तो आप लोग सभी लोग फेमिलियर हो चुके हैं, तो इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा. दिस विल बी कॉल्ड एज अ हाइंड लिम. ओके, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, हैंड लिम बोलेंगे. और ये जो हैंड लिम्स होते हैं ये 5 डिजिट्स होते हैं इनके पास. क्या होते हैं, सो टोटल 5 डिजिट्स आर प्रेजेंट. ओके, ओवर हियर, जो कि पावरफुल माने जाते हैं. क्या माने जाते हैं, पावरफुल. तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. ओके, पावरफुल डिजिट्स माने जाते हैं ये.
नेक्स्ट जो इनके जो डिजिट्स होते हैं इनके बीच में ना यू कैन सी अ वेब लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट जो कि उनको स्विमिंग करने में मदद करते हैं. फाइन. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड कंप्लीटेड द यू कैन से मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग. और जो यहाँ पे कभी कभी अगर मैं मेल फ्रॉग की बात करूँ तो यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड होता है. यहाँ पे ले लेता हूँ मैं उसका लेबलिंग. ठीक है. आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ लाइन ओवर हियर. ठीक है. खाली समझो इसको. वोकल कॉर्ड्स आर सीन ओवर हियर जो कि वो लोग का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. किसका? मेल फ्रॉग का. अगेन द मेल फ्रॉग का ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है सो डैट दे कैन मेक अ पिक्यूलर साउंड. टर 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 करके साउंड वो लोग बनाते हैं सो डैट दे कैन अट्रैक्ट द फीमेल्स. ओके. तो ये सारी बातें होती है. आई होप आप लोगों को भी थोड़ा सा हंसने आया होगा यहाँ पे. तो ये सारी बातें होती रहती है. ठीक है. अभी थोड़ा सा फ्रॉग को लेके और हम लोग बात करेंगे. सो ये फ्रॉग में और सॉरी क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल. तो अभी हम लोग फ्रॉग के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं. तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होंगी ये भी देख लेते हैं. जैसे कि हम लोगों को पता है कि समर सीज़न में जो ये लोग होते हैं वो लोग समर सीज़न में सोते हैं, है ना. तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? समर स्लीप. दे अंडरगो समर स्लीप. ओके. जिसको हम लोग एक वर्ड भी यूज़ करते हैं एस्टिवेशन. सही बात है. एस्टिवेशन के नाम से हम लोग उसको कहते हैं. इसी की तरह हमको पता होता है कि वो लोग विंटर में भी सोते हैं, है कि नहीं. सो विंटर सीज़न भी होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे विंटर स्लीप. क्या बोलेंगे? विंटर स्लीप. और विंटर स्लीप के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं? हाइबरनेशन. फाइन. और इसके अलावा दे आर पोइकिलोथर्मस. दैट मीन्स व्हाट? कोल्ड ब्लडेड. दे कैन change body temperature according to their surrounding temperature. Okay. Change body temperature according to surrounding temperature. फाइन. ये हो गया. अभी इसके बाद और अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो बॉडी होती है उनके पास नेक इज़ एब्सेंट. ओके. नेक इज़ एब्सेंट. और ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एक्चुअली स्ट्रीमलाइन बॉडी को वर्ड टर्म यूज़ करते हैं. स्ट्रीमलाइन वर्ड यूज़ करते हैं. अरे सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया. STREAMLINED. ओके. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी. ठीक है. ये वर्ड उसलिए यूज़ किया जाता है जब नेक उनके बॉडी में, मतलब नेक इज़ नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके. सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हेड एंड ट्रंक पोजिशन है लेकिन मैंने नेक यहाँ पे सेपरेटली लेबल नहीं किया हुआ है. फाइन. तो ईजी है समझने के लिए. इसके बाद जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ओके. इसके अलावा क्या देखने मिलता है? तो इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है. ओके. क्या होती है? मॉइस्ट होती है. उनके स्किन पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है और क्लोएका तो प्रेजेंट होता ही है. ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं. तो ये सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉग के बारे में. एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट. सो इंडियन वैरायटी के बारे में बात चल रही है. राना टाइग्रिना जस्ट एन एग्जाम्पल गिवन टू यू. ओके. एम्फीबियंस होते हैं डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे जो इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, हेड इज डिवाइडेड इंटू मीन्स द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड द ट्रंक. हेड विल बी कंसिस्ट ऑफ द आईज, पेयर ऑफ आईज, नॉस्ट्रिल्स, टिम्फैनम वगैरह रहेगा उसमें. और जो वोकल कैट्स होता है वो मेल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. अदर देन दिस द फोर लिम्ब विल बी शोइंग अ पैड लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर बिटवीन द फर्स्ट टू डिजिट्स जिसको हम लोग कहते हैं कॉपुलेटरी पैड. अगेन इट इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर द मेल्स ओनली. ठीक है. और जो हैंडलिम होते हैं उनके पास 5 डिजिट्स होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं. उनके बीच में वेब्स भी होते हैं जो कि उनको स्विम करने में मदद करते हैं. एंड देयर इज़ अ क्लोएका. ओके. क्लोएका जो होता है आप लोगों को पता होगा, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबकी ओपनिंग ये थ्रू क्लोएका के थ्रू ही होती है ना. तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी. उसके अलावा दे अंडरगो एस्टिवेशन एंड द हाइबरनेशन प्रोसेस. देन दे आर पोइकिलोथर्मस. दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर. और नेक जो होता है उनमें एब्सेंट होता है इसलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी मानते हैं हम लोग. ठीक है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने मिलेगा. और उनकी जो स्किन है, स्किन के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे. ओके. सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रॉग.
Hello students, so now we are going to talk about the digestive system of frog. Okay, इसको समझ लेते हैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बकल कैविटी की। अब बकल कैविटी बोला है सर ने, तो अभी आप लोगों को सामने डायग्राम तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे तरीके से मुंह बना लेते हैं इसका, फाइन। तो ये आगे से मुंह इस तरीके से खुला हुआ दिखता है, फाइन। और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे एक और मेम्ब्रेन बना देंगे, ये सारी चीज़ें मैं लेबल कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। और यहाँ पे कुछ ऐसे दांत बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए तो कुछ ऐसे मैंने दांत बना दिए, और यहाँ पे दो ऐसे बल्जी स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ जो कि अपर रीजन पे आप लोगों को देखने मिल रहा है, और टू ऐसे रीजन्स यहाँ पे बनाऊंगा। तो दिस टू स्वेलिंग्स आर डिफरेंट थिंग। और एक टंग भी बना देते हैं ऐसे। सो दिस इज़ हाउ द टंग लुक लाइक। तो ये जब ऐसे माउथ ओपन होता है ना, तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दैट स्ट्रक्चर एक्चुअली। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके लिए लेबलिंग। इसको हम लोग बोलेंगे अपर जॉ। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अपर जॉ, जिसके साथ में हम लोग यहाँ पे टीथ भी देख पा रहे हैं। सो हियर दीज आर टीथ प्रेजेंट। तो टीथ की मैं बात करूँ तो ये जो टीथ है ये मैक्सिलरी टीथ है। ये कौन से टीथ माने जाते हैं? मैक्सिलरी टीथ, ओके। अब ये जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं ये सब के सब सेम होते हैं। सो होमोडोंट, क्या वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे? होमोडोंट। इनका शेप, साइज और सब कुछ है ना, सब कुछ सेम है, एज यू कैन सी इन माय डायग्राम, देयरफॉर कॉल्ड एज होमोडोंट। दूसरी जो खास बात है, दीज आर एक्रोडोंट। Okay, what do you understand by this? Acrodont, these are superficially attached, just they are attached on the surface. इसका मतलब क्या है? अगर वो गिर भी जाएंगे ना तो वो लोग आते रहते हैं, they keep on coming। इसलिए हम लोग ने दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया है इसके लिए? पॉलीफायोडोंट। ओके, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पॉलीफायोडोंट। मतलब क्या? बार बार ये लोग कीप ग्रो कर सकते हैं टीथ को लेकर। तो ठीक है, ये तीन तरीके के दांत होते हैं जो कि एम्फीबियंस में देखने मिलते हैं, होमोडोंट, एक्रोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो है दैट इज़ अ लोअर जॉ, ठीक है। ये क्या है? लोअर जॉ। और लोअर जॉ की मैं बात करूँ, सो ये जो बीच में आप लोग टंग देख पा रहे हो, इसकी बहुत ख़ास बात है। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में भी इसके बारे में बात की थी। जो टंग है, टंग ये है ना, एंटीरियरली अटैच्ड है एंड पोस्टीरियरली फ्री है। सो क्या लिखेंगे हम लोग? पोस्टीरियरली फ्री, ओके, एंड एंटीरियरली अटैच। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे केस में क्या होता है, नॉर्मली वी ह्यूमन बींग्स हैव द पोस्टीरियरली अटैच्ड एरिया ऑफ द टंग, अंदरूनी साइड, और हमारा जो एंटीरियर साइड है वो फ्री माना जाता है टंग का। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये लोग में क्या होता है, दे डायरेक्टली सिंस इट इज़ सी पोस्टीरियरली फ्री होने के कारण टंग इनकी पूरी की पूरी ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाती है, ऑर्गेनिज्म को कैच कर लेते हैं और सीधे ऐसे मुंह के अंदर फोल्ड हो जाती है। समझ में आ रही है? सो दैट इज़ व्हाट द मॉडिफिकेशन सीन इन दिस केस ऑफ द एम्फीबियंस क्रिएचर्स, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात हुई। दूसरी बात जो होती है, जस्ट ओवर हियर इन द सेंटर देयर इज़ वन गलेट कैविटी इज प्रेजेंट, ओके। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? गलेट। तो ये गलेट क्या होता है? सो गलेट इज़ नथिंग बट यू कैन से एलिमेंट्री कैनल। सो व्हाट इज दिस? एलिमेंट्री कैनल बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है, जो कि ऐसा ओपनिंग दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड दिस स्ट्रक्चर आर एक्चुअली कॉल्ड एज आई सॉकेट्स, ओके। सो दीज आर आई बॉल्स, ओके, आई बॉल्स। लेकिन एक्चुअली दीज आर बल्जिंग स्ट्रक्चर। बल्जिंग मतलब क्या? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जस्ट इसके पीछे बाजू में, मीन्स अपर साइड, देयर इज आईज आर लोकेटेड। तो ये अंदर से देख रहे हो ना, तो अंदर से ऐसे स्वेलिंग एरिया पता चलता है कि हाँ यहाँ पे आंखें प्रेजेंट है। और ये जो है, हम लोग इसको इंटरनल नेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनल नेयर्स। सो दैट इज़ वॉट द थिंग इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। बस ये इतनी सारी लेबलिंग आपके स्क्रीन पे जो मैंने रख दी है, दिस इज़ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग एज यू कैन सी, है ना। इसके अलावा ये जो पूरा डायग्राम है ये बकल कैविटी का डायग्राम है। तो ये नोट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो आपके लिए। सो नोट बकल कैविटी, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट। बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ओके। इनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, ये बात याद रखना, ओके। सो नोट एक और दे देता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे। नोट नंबर इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट।
फाइन। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, है ना। तो अभी जो हम लोग बात करना बाकी रह गया वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल के बारे में बात करेंगे। फाइन। तो ये सारी बातें बहुत ईजी है, आराम से डील कर लोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनल ऑफ फ्रॉग टॉपिक जो है वो चालू हो चुका है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है, तो एक एक पार्ट्स को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले ओपनिंग है इसको हम लोग कहते हैं गलेट। क्या कहते हैं? गलेट। ठीक है, तो ये गलेट ओपनिंग हो गई। फाइन। अभी ये गलेट ओपनिंग को चालू होते ही हमारे पास नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको लेबल कर देते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस हो गया। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर तो स्टमक ही होगा, सबको पता चल ही गया होगा। और स्टमक का काम क्या है? HCl एंड पेप्सिन सिक्रेट करने का, ओके, फॉर द डाइजेशन पर्पस। सो HCl एंड पेप्सिन सिक्रेट करके देता है स्टमक, यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो आप लोग लीवर देख रहे हो यहाँ पे, ये आधा स्ट्रक्चर जस्ट ऐसे पीछे से है, ओके, स्टमक के पीछे से है। सो दिस इज ए लीवर, ओके। और लीवर जो होता है यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कौन सा लोब्ड है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इतना ध्यान रखना है तुम लोग को। यहाँ पे ये जो छोटा सा ऑर्गन आप लोग जो लीवर के साथ कनेक्टेड देख रहे हो, ये गॉल ब्लैडर कहलाता है, ओके। और ये जो यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है, ये पैंक्रिया होता है ना। सो दैट इज द केस ओवर हियर। फाइन। और ये जो आप लोग यहाँ पे डक्ट देख पा रहे हो, सिंस दिस इज अ डक्ट ऑफ द पैंक्रिया एंड दिस इज अ डक्ट ऑफ द लीवर, तो दोनों डक्ट मिलके क्या डक्ट कहलाते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ लेबलिंग इसका। सो दिस डक्ट एज कॉल्ड एज अ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका काम क्या है? तो ये जो है ना, ये बाइल जूस लेके आता है और पैंक्रियाटिक जूस लेके आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, ब्रिंग्स बाइल जूस प्लस पैंक्रियाटिक जूस। और इसका काम क्या होता है? जो कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद होता है। सो किसके लिए मदद होता है? बाइल्स हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन प्रोसेस। हो गया? समझ में आ गया? तो ये सारी बातें तो होती है। अब ये जो ओपनिंग होती है, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो जो ओपन हुई है, वो हुई है इन द रीजन कॉल्ड एज अ डियोडेनम, विच इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन बोल सकते हो। और जो ये ऐसे हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, हम लोग इसको इलियम भी कहते हैं, राइट। तो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है डाइजेशन, तो तुम लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन तो हम लोग इसको इलियम वर्ड कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा प्रोसेस चलता है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का प्रोसेस जो है यहाँ पे चलता है। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेक्टम, ओके, जो कि सारा नाइट्रोजनस वेस्ट और गैमेट्स वगैरह जो है ना, ये सारी बातें जो होती है वो यहाँ पे ही इकट्ठा हो जाती है, रिसीव की जाती है। और ये जो ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है, बट ऑब्वियसली बात है, ये हमारा क्लोए का। फाइन। तो ये सारी लेबलिंग हो गई। पूरा आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनल का जो एक्सप्लेनेशन था वो देखा है इन शॉर्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन द एम्फीबियंस, ओके। मतलब फ्रॉग्स में हम लोग अभी रेस्पिरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रेस्पिरेशन ओवर हियर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगी, तो देखते हैं। और काफ़ी ईजी भी है। तो जैसे कि पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो थ्रू गिल्स। अब गिल्स वर्ड यूज़ करें, दैट मीन्स ये तो अडल्ट फ्रॉग तो होगा नहीं, है ना। और ये कंडीशन क्या होती है? एक्वेटिक कंडीशन होनी चाहिए। एक्वेटिक कंडीशन हो गया तो सीधा लार्वल स्टेज आ जाना चाहिए दिमाग में, ओके। लार्वल स्टेज आना चाहिए, मतलब क्या हम लोग कहते हैं लार्वल स्टेज को? टैडपोल, ठीक है। तो टैडपोल में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेकंड बात करते हैं, स्किन के थ्रू होता है, तो हम लोग उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, थ्रू स्किन। फाइन। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अभी स्किन के थ्रू होना है, तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि स्किन शुड बी थिन, स्किन शुड बी मॉइस्ट एंड स्किन शुड बी वैस्कुलर, यानी हाईली ब्लड सप्लाई होना चाहिए। अगर स्किन परफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन में मदद कर रही है, तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मॉइस्ट किसके थ्रू होगी? क्योंकि ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे स्किन के ऊपर,
तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं स्किन प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर स्किन प्रेजेंट है, ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक है। ये सारी बातें होगी। और इसके अलावा आप लोगों को तो पता ही होगा क्यूटेनस रेस्पिरेशन का मतलब ये कब प्रोसेस हो सकता है, ड्यूरिंग दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, या फिर एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन वगैरह करते रहेंगे तो तभी स्किन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो व्हेन एक्चुअली द फ्रॉग इन वाटर कंडीशन, ओके, या फिर फ्रॉग एस्टिवेशन कर रहे होंगे, या फिर फ्रॉग हाइबरनेशन प्रोसेस कर रहे होंगे, ओके, दैट इज़ अ समर एंड द विंटर स्लीप, तभी ये सारी बातें होती है। ओके, सो हेल्प्स इन फ्रॉग व्हेन इट इज़ इन वाटर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन प्रोसेस, तो क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के डाउट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियर हो जाए, ठीक है। अब तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं ब्यूकोफेरेंजियल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूकोफेरेंजियल, यानी तुम्हारे यहाँ पे बकल कैविटी एंड द फेरिंग्स रीजन जो होता है फ्रॉग का, वो दोनों साथ में मिलकर भी रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो क्या बोला है, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी जो होती है वो मदद करके देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और इट शुड बी वेरी थिन एंड वेरी हाईली वेस्कुलर, ये सारी बातें तो होनी ही चाहिए यहाँ पे, है ना। और ये कब कंडीशन देखने मिलती है, जब इट इज़ व्हेन द फ्रॉग ऑन लैंड, ओके, व्हेन दिस विल बी हेल्पिंग व्हेन फ्रॉग इज ऑन लैंड, तभी ये लैंड कंडीशन में ये ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी जो होती है वो फंक्शन करती है। ओके, हैज़ म्यूकस मेम्ब्रेन, लिख देता हूँ, हैज़ म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा, इट शुड बी वेरी थिन, ओके। और तीसरी बात तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि वैस्कुलर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होता है अगर ये सारी बातें होनी है। नेक्स्ट जो होता है वो फोर्थ कैटेगरी है। तो फोर्थ कैटेगरी में हम लोग लिख देंगे थ्रू लंग्स। कैसे लिखेंगे, थ्रू लंग्स। तो लंग्स अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं सर तो पल्मोनरी वर्ड आना चाहिए, है ना। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन आता है यहाँ पे फ्रॉग्स में, ओके, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आना चाहिए। और ये कब होगा, कब मदद करेगा, जब फ्रॉग लैंड पे होगा। कब मदद करेगा, जब फ्रॉग लैंड पे होगा। अगर ये लंग्स है तो हम लोग कुछ थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे कि ये मान लो ग्लॉटिस है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, दिस इज ए ग्लॉटिस एंड नाउ दिस ग्लॉटिस विल बी डेवलप्ड इनटू द टू ब्रोंकिया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस आर ब्रोंकिया एंड दिस ब्रोंकिया विल बी हैविंग kind of sac like structures over here. Okay, so these two sac like structures will be there, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली alveolar sac, ठीक है। तो ऐसे होगा, फाइन। और ये जो लंग्स लाइक आप लोगों को दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली उनके अंदर ऐसे आप लोगों को पार्टीशंस देखने मिलेंगे जो कि स्वेलिंग स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बबल टाइप, जिसको हम लोग एक्चुअली alveolar sac कहते हैं। फाइन, तो ये सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई रहेंगी। सो दिस इज़ हाउ द लंग मदद करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। So now we are going to study how this buccopharyngeal respiration and pulmonary respiration are going to help the amphibians for the respiration purpose, ठीक है। So now as you can see I had written something over here so that our time will be saved, that is a during inhalation process, okay। कब बात चल रही है, जब inhalation होगा तभी क्या सिनेरियो होगा वो देखने की कोशिश करो। सी, ड्यूरिंग इनहलेशन ग्लॉटिस इज क्लोज्ड, ओके, जो ग्लॉटिस होती है फ्रॉग में वो बंद रहती है, तो ठीक है। अब एयर तो डायरेक्टली लंग्स में जा नहीं सकती बिकॉज ग्लॉटिस क्लोज्ड है। सो सी व्हाट विल हैपन, इफ एयर इज टेकन इन सो इट विल एंटर इनटू द बकल कैविटी एरिया। बात समझ में आ रही है। और तो बकल कैविटी के नीचे का जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड एज द बकोफेरेंजियल रीजन, वो है ना स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग होने जाना मतलब बाहर के डायरेक्शन में फूल जाना, ठीक है। एज यू कैन सी, जब भी फ्रॉग सांस लेते हैं तभी उनके लाइक माउथ के नीचे का एरिया जो रहता है बकल रीजन, वो अंदर से फूल जाता है। तो आप लोगों ने एक बबल फॉर्मेशन ऐसा देखा रहेगा। तो वही एक्चुअली ये पैराग्राफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग इनहलेशन ग्लॉटिस इज क्लोज्ड, इफ एयर इज टेकन इन बक्कल एरिया विल बल्जेस आउट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो बक्कल से बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस। तो समझ में आई बात। अब जैसे ये प्रोसीजर होगी तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गैसेज एक्सचेंज होती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही बाहर के नेयर्स जो होते हैं जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, मतलब एम्फीबियन जहाँ से सांस लेते हैं वो बंद हो जाएंगे, तो हवा जो है वो ग्लॉटिस तभी खुल जाता है और ग्लॉटिस के थ्रू लंग्स में एंटर कर जाती है। ओके, सो आफ्टर दिस एक्सटर्नल नेयर्स विल क्लोज एंड द ग्लॉटिस विल ओपन नाउ एंड व्हाट विल हैपन, जैसे ग्लॉटिस ओपन हो जाती है एयर विल गो इनटू द लंग्स जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस होती है, ठीक है। अब जैसे ही लंग्स का काम हो जाएगा तो लंग्स में से हवा फिर से बाहर आनी चाहिए कि नहीं, तो वो फिर से किधर आएगी, माउथ रीजन में आएगी एंड माउथ रीजन से फिर से बल्जिंग हो जाएगा और फिर तभी फिर से थोड़ा बहुत गैस एक्सचेंज हो जाएगा और फिर नेयर्स ओपन हो जाएगी, ग्लॉटिस बंद हो जाएगी और ऐसे करके
सांस वो लोग का जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो अभी ये इनहेलेशन पार्ट देखा तुम लोगों ने। अभी एक्सहेलेशन में क्या होता है, वही जो मैंने तुम लोग को बताया। से ड्यूरिंग एक्सहेलेशन नाउ ग्लॉटिस विल ओपन सो दैट एयर फ्रॉम द लंग्स विल एंटर इनटू द बकल रीजन। ओके, सो एयर विल एंटर इनटू द बकल कैविटी एंड द फेरेंजियल रीजन, जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सचेंज होगा फिर से। एंड देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही ग्लॉटिस बंद हो जाएगा, बाहर के नेयर्स जो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाएंगे एंड द एयर विल बी रिलीज्ड आउट। ओके, तो ये साइमल्टेनियसली जो प्रोसीजर होती है वो चलते रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो आपके लिए है। ये क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। ये एक्चुअली बहुत लास्ट पॉइंट है जो मैंने अभी ले लिया है। सो फ्रॉग्स में नॉर्मली मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस देखी जाती है, जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेजेस होते हैं, है ना। सो इट इज़ अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दैट इज अडल्ट डोंट हैव द टेल, क्योंकि टेल जो होती है वो हम लोग को टेडपोल में ही देखने मिलती है। जैसे अडल्ट फॉर्मेशन होता है तभी टेल जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम फॉर्मेशन कंबाइन रखा है स्क्रीन पे। तो पहले एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो मेल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रॉग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ओके, क्या नाम दिया है, यूरिनोजेनाइटल, मतलब यूरिन का भी यही काम है एंड स्पर्म कंडक्शन यानी गैमेट्स कंडक्शन भी इसी के थ्रू होने वाले हैं, देयरफॉर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नाम दिया गया है। कैसे, तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो, सो पेयर ऑफ किडनी इज देयर। ओके, नाउ दिस पेयर ऑफ किडनी अबाउ साइड में आप लोगों को कुछ ऐसे फैट बॉडीज देखने मिलेंगे एंड दिस फैट बॉडीज शोज अटैचमेंट विद रिस्पेक्ट टू द किडनी एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द टेस्टिस ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग टेस्टिस देख पा रहे हो। तो ये जो टेस्टिस है यहाँ पे, ये किडनी के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं मिसॉर्चियम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो किडनी के ऊपर फैट बॉडीज है, किडनी और टेस्टिस को साथ में रखने के लिए मिसॉर्चियम नाम की मेम्ब्रेन काम करती है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप लोग जो ट्यूब्स देख रहे हो जो बाहर आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वास एफरेंशिया। ओके, जो नॉर्मली मेल्स में ही होता है। सो 10 to 12 कैन बी सच स्मॉल ट्यूब्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड विच विल बी कनेक्टेड टू द टेस्टिस। ओके, तो ये सारी बातें होती हैं। अभी ये बात देखो, ये जो वास एफरेंशिया जो कि टेस्टिस से निकल के ये जो सीधा अंदर जा रही है किडनी में, तो एज यू कैन सी द किडनी ओवर हियर, अंदर से ये एक सेक्शन लेके रखा है। तो ये किडनी के अंदर ये पूरा जो कैनल सिस्टम जो रन कर रहा है, जो कि आपस में ऐसे बॉन्डिंग्स भी दिखा रहे हैं। सो दिस कैनल इज कॉल्ड एज अ बीडर्स कैनल्स। ओके, जो कि फ्रॉग में देखा जाता है, बीडर्स कैनल्स। ओके, तो ये किडनी के अंदर होते हैं, बात समझ में आई। एंड दिस बीडर कैनल विल बी शोइंग एन लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि स्पर्म्स टेस्टिस में बनेंगे, है ना, और किडनी बाकी फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो यूरिन और स्पर्म्स ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट से ही होते हुए यहाँ पे कलेक्ट होंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेक्टम। यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जा सकता है। अभी रेक्टम के थ्रू जब सारी चीज़ें बाहर आएगी, मतलब एक्चुअली रेक्टम में आ जाएगी, सो रेक्टम के थ्रू क्लोएका से ही बाहर आती है। ओके, सो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवर हियर। सो नाइट्रोजनस वेस्ट जो इनका होता है, यूरिया होता है, यूरियोटेलिक नाम से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। और जो टेडपोल होता है वो अमोनिया रिलीज करता है, क्योंकि वो लाइक एक्वाटिक कंडीशन में होता है, देयरफॉर अमोनोटेलिक कंडीशन। फाइन, सो दिस इज हाउ वेरी इजीली वी कैन डिफाइन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखो, इसको समझो, बहुत ईजी है। जैसे कि देखो, यू कैन सी द किडनी ओवर हियर, है ना। तो ये जो किडनीज हैं, ये किडनीज के ऊपर ही आप लोग देख पा रहे हो, ये ऐसा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, दिस इज एक्चुअली एन ओवरीज। ओके, और ये ऊपर से फैट बॉडी। नाउ ये ओवरीज तो ओवम रिलीज करेगी, तो ओवम को कैच करने के लिए एक बंदा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें ओवम को कलेक्ट किया जाता है। मान लो यहाँ से एक ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, दैट ओवम विल एंटर इनटू दिस। ओके, सो हम लोग इसको ओविडक्ट कहते हैं। सो फ्रॉम दिस ओविडक्ट इट विल एंटर इनटू द रेक्टम पार्ट। समझ में आ रहा है। सो रेक्टम से होते हुए क्लोएका के थ्रू एग विल बी रिलीज्ड आउट, एग्स विल बी रिलीज्ड आउट। ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब ओवरीज और किडनी को इंटैक्ट रखने के लिए यू कैन सी मेम्ब्रेन ओवर प्रेजेंट ओवर हियर, जिसको हम लोग कहते हैं मीजो ओवरियम। यहाँ पे हम लोगों ने मेल्स में क्या वर्ड यूज़ किया था, मिसॉर्चियम। यहाँ पे फीमेल्स है, तो फीमेल्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, मीजो ओवरियन वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल लुक लाइक। बाकी सारी चीज़ें वही है, सेम है। ओके, ईजी टू अंडरस्टैंड। दिस आर यूरेटर्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द बोथ सी
मेल्स एंड द फीमेल्स देर बोथ रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या होता है, मेल्स एंड द फीमेल बोथ रिलीज द स्पर्म्स एंड द एग साइमल्टेनियसली इन द वाटर थ्रू द क्लोएका एंड देन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेल एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर लिया है ख़त्म, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट फ्रॉक का जो पार्ट है वो हम लोगों ने डील कर लिया है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसके बारे में एनसीईआरटी पढ़ो, दैट विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बाकी की बातें बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।